हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और टॉपर स्टॉक में। आज जो हमारे साथ है उनका नाम है अनिर्बन। और आप इनका रैंक सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। बहुत जगह इनका अच्छा खासा रैंक आया, बट लेटेस्ट मैंने स्टेटस लगाया था, इन्होंने CSIR नेट क्वालिफाई किया है और इनका जो रैंक बना है वो है 126। मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि जब ये, और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, मतलब 2 इयर्स पहले के स्टूडेंट हैं। तो उस समय भी इनके बहुत अच्छे रैंक थे। सबसे पहले CSIR नेट के बाद मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट जैसे अभी जेम में जो क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जेम में एडमिशन नहीं मिला, फिर वो क्या करेंगे। तो मैं बता दूं, ये जेम क्वालिफाइड भी हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं बना तो डिमोटिवेट नहीं हुए, उसके बाद उन्होंने मेहनत किया और उसका फल जानते हैं क्या हुआ, आपको बताता हूँ। HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्वालिफाई किया है, ऑल इंडिया रैंक 50 है। ये ऑल इंडिया रैंक 50 इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ। आप कहोगे सर CUET में तो लाना, बहुत सारे लोग इस बार लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये CUET वाला नहीं है, ये 2 साल पुराने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने SU का पेपर दिया होगा जो IIT जैम लेवल का हुआ करता था, है ना। आप सभी जानते होंगे, आपने PYQ लगाया होगा तो आपको पता भी होगा। JNU में इनका ऑल इंडिया रैंक 11 था, DU में इनका ऑल इंडिया रैंक 7 था। इतने सारे एंट्रेंसेस को इन्होंने क्रैक किया है। और सबसे पहले वेलकम अनिर्बन, आपका स्वागत है टॉपर स्टॉक में। मैं चाहूंगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ स्टूडेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, आप उनका आंसर दें। यस। और चलिए तो इस टॉपर स्टॉक को शुरुआत करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। छोटा सा सेशन होने वाला है, हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या चीजें ये फॉलो करते हैं। और आज का जो मेन टॉपर स्टॉप है, टॉक है जो, वो SU के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो तो जरूरी सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अनिर्बन, आपको कैसा भी फीलिंग हो रहा है? CSIR नेट क्वालिफाई किया है, आपका सेकंड अटेम्प्ट था जैसा कि आपने बताया मेरे को, तो क्या फीलिंग है अभी? आगे क्या सोच रहे हो, क्या विजन है? अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सर और एक जो बात बोलना है सर, अभी रैंक तो थोड़ा ज़्यादा आ गया है क्योंकि मेरा इच्छा ये है कि PhD के लिए IIT में एडमिशन लेना है। अच्छा। तो मैं देख रहा था कि और भी अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, इसलिए सर नेक्स्ट साल का तो देना चाहता हूँ एग्ज़ाम फिर से। ओके। तो मतलब सपोज जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे आप SU से हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि HU के थ्रू ही PhD कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर्स भी आप यूज टू हो जाते हो? ऐसा आपको क्या लगता है कि IIT में ही PhD जाना चाहिए, या फिर अदर इंस्टीट्यूट भी हैं जैसे TIFR है, आपने सुना होगा, श्योर है। और जैसे आपका TIFR हुआ, ISI हुआ, तो आपको क्यों लगता है कि HU में वो स्कोप नहीं है? मतलब क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं, यदि आपने थोड़ा बहुत भी सोचा हो? हाँ सर, मेरा जो PhD करने का टॉपिक मैंने चूज़ किया कि आइदर अलजेब्रा और नंबर थ्योरी। अच्छा। तो ये दो टॉपिक में एसयू में बहुत सारे टीचर्स हैं। तो ऐसा एक दो टीचर्स है जो नया नया इधर आया था। तो सर इसलिए देखा कि सर मेरा इच्छा ये है कि IIT कानपुर में मैं जाना चाहता हूँ। ओ। तो उधर के प्रोफेसर का डिटेल्स देखा, इधर के प्रोफेसर के डिटेल्स देखा। तो सर मुझे ऐसा लगा कि उधर थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है प्रोफेसर का। तो इसलिए सर जाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात बोले हो। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो एक जैसे आप भी वेस्ट बंगाल से आते हैं आई थिंक, हाँ सर। आप कौन से स्टेट से आते हैं? सर वेस्ट बंगाल। हाँ, वही मैं बोल रहा था, आप वेस्ट बंगाल से आते हैं। जब मैंने यूट्यूब चैनल ओ सर। हाँ। ओके ओके। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट है, देवदत्त करके कुछ है, उसका सिलेक्शन हुआ था IIT कानपुर में, ठीक है। मतलब उसको चूज करना था दिल्ली या कानपुर, तो मैंने भी उसको सजेस्ट किया था कानपुर, और कानपुर है वो जो चीजें बताता है, तो वास्तव में आपने जो बोला है उससे मैं पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो आपके टॉपिक है, क्योंकि ये आपका एक एल्जेब्रा है, आपने दोनों जो चूज किए हैं वो एल्जेब्रा पे जाते हैं, एक नंबर थ्योरी है और एक एल्जेब्रा है, दोनों।
ठीक है, नंबर थ्योरी तो पूरा एक एक चीज को अप्रूव करने में उन्होंने पूरा नंबर थ्योरी बना दिया है। तो वो एल्जेब्रा का ही पार्ट था, बट उसको प्रूव करने के लिए पूरा नंबर थ्योरी बना दिया है। आप लोग पढ़ोगे इसको। तो जब आपको प्योर पे आपको पीएचडी करनी है और आप आईआईटी देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से भी आईआईटी कानपुर इज बेस्ट। चलिए आगे करते हैं। अभी हम बिगनिंग से थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा सभी से, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो थोड़ा बीच बीच में खांसी आता रहेगा, तो उसको थोड़ा माइंड करिएगा। क्योंकि अब आप कहोगे सर आज ही इंटरव्यू लेना क्यों इश्यू था, इनके पास हम टाइम नहीं है, ठीक है, ये बहुत बिजी हैं, और इसका कोई एटीट्यूड वगैरह से मत जोड़िएगा आप लोग, बिकॉज जब आप एसयू में जाते हैं तो वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पूरा इंटरव्यू आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि कितना बिजी लाइफ रहता है, बट स्टिल इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। इट्स ए ग्रेट, लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। चलिए मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूं। जब आपका हमारा बात हुआ था एसयू के लिए कि सर एसयू जाना है या फिर टीयू जाऊं, क्योंकि आपका सारा कुछ सिलेक्शन हो रखा था, तो आपको क्या लगता है एसयू में जो आपने एसयू चुना वो कितना वर्थ इट लगता है? क्या आपको उस लेवल का पढ़ाई मिला वहां जो आगे आपका काम दे नेट में पीएचडी में? क्या सोचते हैं आप? ये सर मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसी टाइम एसीयू जेएनयू और डीयू में तो हो गया था। तब मैं बहुत सारा टीचर्स को पूछा था कि सर कौन सा बेस्ट होगा। तब सारे टीचर ने सर आपको भी पूछा था, तो आप भी सर सजेस्ट किए थे कि ये एसीयू बेस्ट होगा, क्योंकि मेरा इच्छा ये था कि प्योर मैथमेटिक्स में मैं एमएससी करूँगा। तो इसलिए मैं उसी टाइम भी देखा कि एसीयू में प्योर का भी टीचर्स बहुत ज़्यादा है और अच्छी भी है, तो इसलिए सर एसीयू चूज़ किया। तो अभी आने के बाद पता चला कि हाँ सर मैंने सही किया, और सर ये आपकी वजह से ही हुआ था। थैंक यू। एंड ये मतलब एक ऐसा सच बताऊं तो मेरा वो ड्रीम कॉलेज रहा है और शुरुआत से रहा है। तो मैं जैसे कोई किसी का भी, अभी भी हमारा ऑल इंडिया रैंक का इस बार 3 रहा है, लास्ट ईयर भी 1 रहा था एसयू वाले में। तो उन्होंने पूछा था सर, एक किसी ने पूछा था, आई थिंक सिंधे सुयोग करके है, उन्होंने पूछा था सर हाँ, तो उन्होंने पूछा था कि सर आप एचसीयू को इतना ऊपर क्यों रखते हो जबकि जेएनयू हर बार अवार्ड जीत रही है? मैंने कहा एनआईआरएफ रैंक सबको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, बट जब आप ओनली मैथमेटिक्स को देखते हो तो एचसीयू कहीं ऊपर आ जाती है। उसका रीजन है उसमें जो प्रोफेसर रहे हैं, तो वो चीज है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जब आपने एचसीयू में एडमिशन लिया फाइनली, तो क्या फीलिंग रही? मतलब आपको और आपका लेवल में कितना अंतर, जैसे आपने एचयू में स्टार्टिंग करा पढ़ाई करना, आप कॉलेज में पहुंचे, तो आपको फील हुआ कि आप जो पढ़ के आए हैं वो कहीं कम है और जो एमएससी की पढ़ाई है वो लेवल थोड़ा ज़्यादा स्टार्टिंग से ही है? क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं तो प्रोफेसर तो ये मान के चलते हैं कि आप लोग जो बैचलर्स का लेवल है वो सब आपको आता है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते लेक्चर में, वो सीधा जो एमएससी का पैटर्न रहता है उसको पढ़ाते हैं। और देन तो आपने इसको कैसे कंबाइन किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इस पे आप क्या कैसे किया आपने मैनेज? हाँ सर, जो भी कोई लोकल यूनिवर्सिटी से बीएससी और कुछ ग्रेजुएशन करके इधर एमएससी में एडमिशन लेगा तो उसके लिए थोड़ा 1-2 महीना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि थोड़ा लेवल थोड़ा ज़्यादा है इधर। मेरा भी ऐसा हुआ था। तो मेरा तो फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन में हुआ था, सेकंड सेम में जब इधर आया तब 1-2 महीना ऐसा ही हुआ था, इसलिए सर सेकंड सेम का भी थोड़ा नंबर्स कम हो गया ओके। सीजीपीए का। तो जैसे जब हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ सर, 1-2 महीने ऐसा ही लगेगा, फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा जब क्लास का सारे टॉपिक्स पढ़ के जाएँगे, तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और भी एक जो चीज़ है कि इधर प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए सर के रूम में जाने के बाद उधर सर को पूछूँगा तो सर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा ये अच्छा। एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि सपोज आप प्रोफेसर के हॉल में गए, उनका जो खुद का एक पर्सनल होता है, आपने कोई डाउट पूछा तो वो भी तो रिवर्स डाउट पूछते हैं ना, ये कैसे आ गया? हाँ उसमें सर, आपका कभी-कभी क्या तो अप्रोच पूछते रहता हैं। है? सपोज वो आपको पता नहीं हुआ तो वो बताते हैं फिर आगे का?
यस सर सब अच्छा, कुछ बता होता है। देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नेचर है, इसको तो बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जब आप प्रोफेसर से कोई डाउट पूछने जाओगे, वो रिवाल डाउट जरूर पूछेंगे, ये ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसर का रहता ही है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है कि वो खुद बता देते हैं। पर मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, जैसा कि वो बोल भी रहे हैं, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको डेली टू डेली क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, सबको प्रॉब्लम होना है एमएससी में, बिकॉज एमएससी टफ है। ठीक है, ये भी चीज मैं जानूंगा कि आपने जब ये एमएससी एंट्रेंस पास किया था, तब आपको लगा था इतना टफ होगा एमएससी? थोड़ा बहुत आइडिया नहीं था कि नहीं सर, था? सर मैंने तो ऐसा सोचा था कि सर बीएससी से तो थोड़ा इजी होगा, और मैंने ये भी सोचा था कि पीएचडी और भी इजी होगा, बट इधर आने के बाद पता चला कि नहीं, उतना इजी नहीं है, बट उतना प्रेशर भी नहीं है। ओके, जैसे मैं अभी कुछ स्टूडेंट्स अभी सिलेक्ट हुए हैं, तो वो इंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या करना चाहिए, कितना कठिन होगा एमएससी एंट्रेंस की तुलना में? यदि एमएससी देखा जाए, कितना कठिन है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मैं तो 10 टाइम्स लेके चलता हूँ, क्योंकि वो जो प्रेशर हो जाता है ना लास्ट में, वो बहुत खतरनाक होता है। तो आप कितने टाइम्स में रखोगे इसको? कठिन तो है ये, आप भी मान रहे हो। आ, मैं सर इक्वली रहूंगा, क्योंकि इधर जो एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जो सीएसआर नेट गेट का सिलेबस से हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट मैच करते हैं, तो हम्म, एक अपॉर्चुनिटी है इसलिए कि सीएसआर नेट गेट के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक तो हमारा हो गया है, ये टॉपिक हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाएगा, इसलिए कि सीएसआर नेट गेट बेस्ड है, तो हमारे लिए थोड़ा प्रेशर होगा, बट उससे ज़्यादा नहीं सर। ठीक है, तो मतलब यही है। एक लास्ट और, आपने बोला कि जब आप मतलब ऑफलाइन जाते हो तो 1-2 महीना लग जाता है समझने में, बट हम्म। मेरा मानना ये है कि 1-1.5 महीना आपने नहीं समझ पाए, तो पूरा सेमेस्टर गायब हो जाता है। तो फिर कैसे करोगे रिवाइव? नहीं, ऐसा नहीं कि सर नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा तो डाउट सर आता है, तो इसलिए वो सर के रूम में जाकर मैं पूछा था कि सर ये डाउट मतलब ये कैसे होगा कैसे होगा, फिर सर ने तो बताया था, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सब तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो मतलब सिंपली अभी एक, मतलब मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है, मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लोग क्या इंटरप्रिटेट कर लेता है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, और लोग इंटरप्रिटेट कुछ और ही कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, यदि एक एक महीने, ऐसा नहीं कि 1 महीने आपको समझ नहीं आ रहा तो सब सीख रहेगा, सब निकल जाएगा। ये मेन हम्म। चीज है कि 1 महीने जब समझ नहीं आ रहा है तो आप डेली पूछिए, उसको क्लियर करिए। यदि आप एमएससी को अच्छे से अपना अच्छा सीजीपीए बनाना चाहते हैं, डेली क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए, भले आप एक्स्ट्रा ना पढ़े, वो समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर डेली क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जो नए स्टूडेंट एसयू में जा रहे हैं, उनको क्या कहोगे? उन्हें मतलब शुरुआत में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? जब आप गए थे तो क्या न्यू ऐसी प्रॉब्लम थी जो मतलब लगती नहीं और वहां जाके फेस करनी पड़ती है? आ, सर थोड़ा तो मैंने जो बोला सर, थोड़ा पहला एक दो मंथ ऐसा प्रॉब्लम होगा। फिर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर दिन का क्लास अटेंड करें, और उसका जो जो भी टीचर्स ने जो भी पढ़ाएगा वो करके जाए, क्योंकि इधर एक हफ्ते में 4 दिन क्लास होता है, और 3 दिन तो ऐसे ही छुट्टी रहेगा, इसलिए पढ़ने का टाइम भी बहुत है। बट हाँ, और एक चीज़ है कि 2-3 हफ्ते के बाद, मतलब जब सेमिस्टर स्टार्ट होगा, तो उससे 2-3 हफ्ते के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब माइनर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी टाइम थोड़ा थोड़ा प्रेशर आएगा, और ये प्रेशर नॉर्मल भी हो जाएगा जब हमारा मेजर एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि हर हफ्ते में प्रैक्टिस 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 होगा, तो ये बहुत फायदेमंद है। ओके, एसयू में माइनर एग्जाम कितने बार होता है? सर टोटल एक एक सब्जेक्ट का टोटल 3 माइनर होता है, बेस्ट ऑफ 2 ऐसे। ओके ओके, और मार्किंग स्कीम क्या रहती है? टोटल तो 20 मार्क्स का होता है एक एक पेपर। अच्छा, तो ये ऐड होता है फाइनल वाले में? फाइनल 60 मार्क्स का होता है।
अच्छा, मतलब समझा नहीं। फाइनल में ये जो माइनर है ये ऐड होता है इसके मार्क्स? यस सर, यस सर। ये कितने मार्क्स, फाइनल फाइनल पेपर कितने का होता है, ये इसके मार्क्स कितने ऐड होते हैं? सर फाइनल 60 मार्क्स का होता है और 2 माइनर मिलाकर टोटल आउट ऑफ 40 ऐसा होगा। ओके। बेसिकली वीकली आपको माइनर एग्जाम देने पड़ेंगे। डीयू में इसको इंटरनल्स कहते हैं, उसमें केवल एक बार होते हैं और उसमें 30 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे सिस्टम अलग है, इसको ध्यान में रखना है। इसी वजह से थोड़ा ये टाइम नहीं निकाल पाते हम लोग। बहुत दिन से बात कर रहे हैं, बहुत पहले से, कि थोड़ा इंटरव्यू, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कभी इन्हें, तो ऐसा रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। माइनर्स में मेरा ये मानना है कि माइनर्स में आप जितना नंबर खींच पाए वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनल में क्या होता है, पूरा सिलेबस बार्ड होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे कवर अप कर पाना इतना आसान नहीं है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। क्या मैं सही हूं या फिर आप मानते हैं कि फाइनल में ज्यादा खींच सकते हैं? नहीं ये सही है सर। ओके, ठीक है। तो जैसे ड्यू की बात करें तो वहां 70-30 होता है, मतलब फाइनल जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का और इंटरनल 30। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पेपर की जो प्रिपरेशन है, जैसे अभी आपने बोला माइनर जो प्रिपरेशन है माइनस एग्जाम का, ये इतने सारे रहते हैं, कैसे आप करते हो? इधर जो माइनर का क्वेश्चन होता है हर एक टॉपिक में, हर एक पेपर में, तो क्लास में प्रोफेसर जो भी कराएगा थ्योरी का पार्ट जो भी कराएगा तो वैसे ही क्वेश्चन आएगा। और अच्छा, जो प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए सर एक बुक सजेस्ट करेगा, जो भी बुक सजेस्ट करेगा वो उसका प्रॉब्लम खुद से ही करना पड़ेगा। और डायरेक्टली क्वेश्चन तो सर कॉमन नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम्स तो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स तो कॉमन नहीं आएगा, बट उसका सिमिलर आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। ओके, मतलब थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देते हैं, बट ये है कि एवरीथिंग आप पढ़े हुए होगे, राइट? मतलब आइडिया आपका होगा, प्रूफ आपको खुद करना है। तो मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड रहता है या फिर मिक्सअप रहता है या फिर ओनली प्रूफ बेस्ड? सर मिक्सअप ही रहता है, मतलब थ्योरी आइदर 50% और 60% ऐसा रहेगा, ठीक है, और प्रॉब्लम्स 40% ऐसा। ओके ओके। एचयू में जो पेपर्स होते हैं इसके लिए न्यू स्टूडेंट अभी जा रहे हैं, वैसे मतलब मोस्टली जैसे ड्यू का बात किया जाए तो ड्यू में तो बहुत गंदा सीन है कि काउंसलिंग पहला राउंड होता है, उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं, जब तक लास्ट राउंड होता है 1 महीने की पढ़ाई निकल जाती है। एचयू में ऐसा नहीं है। एचयू में एक ही बार में वो सारा सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई कर लेते हैं। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके सामने पेपर्स कितने दिन के बाद आने वाले हैं और वो क्या माइंडसेट रखें? क्योंकि अभी रिसेंटली एक हमारा स्टूडेंट है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। सीयूईटी के पेपर्स के थ्रू अभी एसयू में एडमिशन मिल रहा है, आई थिंक आपको पता होगा, सीयूईटी के थ्रू मिल रहा है। तो उसमें उसने मैट्रिक स्पेस नहीं पढ़ा था, ठीक है। पहले ही सेमेस्टर में, अभी 15 दिन हुए हैं उसको सेमेस्टर ज्वाइन किए, क्योंकि लास्ट राउंड में एडमिशन मिला है, उसका आ गया है पेपर, और पेपर में मैट्रिक स्पेस सारा भरा हुआ है, उसको एक क्वेश्चन नहीं आया। तो आप नए स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे? थोड़ा क्या मतलब शुरू के दिनों में क्या वो अपना रखें जिससे पहले जो इंटरनल है उसमें डिमोटिवेट नहीं हो जाए, या पता पड़े 1-2 नंबर आ रहे हैं? सर प्रेशर की वजह से फर्स्ट माइनर का नंबर थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा, एक मंथ के अंदर ही वो फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी फर्स्ट माइनर का तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ 2-3 पेपर में, जैसे रियलाइसिस है और भी 2-3 टॉपिक्स हैं। तो इस हाँ, बोलिए। इसलिए सर डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि फर्स्ट माइनर खराब हुआ तो क्या है, इसके बाद और भी 2 माइनर है, तो 2 माइनर से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अच्छा, और इसके बाद तो मेजर है। ठीक है। मतलब जिनके यहाँ एसयू में तो आप अदर माइनर को मैं कवर अप कर सकते हो, बट जिनका एक माइनर होता है वो तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनका खत्म होने वाला है। जैसे तेजपुर का अभी एक ही पेपर मैंने सुना है, पता नहीं और वहां होता है कि नहीं, पर उसका खत्म हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मतलब लाइक पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस लाइए, वरना आपका माइनर बेकार हो जाएगा। खींचना आपको माइनर में ही है, फाइनल में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो ट्राई करिए कि जो सिलेबस टीचर्स प्रोफेसर्स ने बताया वो आप खुद जो रिकमेंडेड बुक है उससे पढ़ने का ट्राई करिए।
क्योंकि एमएससी में बस पॉजिटिव वाइब यही है कि जो आपकी रिकमेंडेड वो होगी उसके बाहर नहीं जाएगा, डेट्स इट। तो आप कह सकते हैं, हो सकता है कि डिट्टो क्वेश्चन, मतलब देखो प्रूफ तो डिट्टो नहीं आता बट क्वेश्चन डिट्टो आ सकता है। तो यदि न्यूमेरिकल भी कर लोगे तो कम से कम 5-10 नंबर तो आ जाएगा, तो वो ठीक है। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो ठीक है, बट 0 आना, 1-2 नंबर आना, इट्स नॉट ए गुड। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ओके। एचयू में बहुत लोगों का डाउट होता है कि व्हाट अबाउट प्लेसमेंट। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर केवल पढ़ाई नहीं करनी है, एमएससी के बाद मुझे जॉब करना है, पीएचडी के लिए नहीं जाना, क्या एचयू लेना चाहिए? क्या टेक है आपका? यस सर, इधर प्लेसमेंट तो सर बहुत ज़्यादा ही होते हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे बायजूस, और उसके साथ आकाश इंस्टीट्यूट से आता है, फिटजी से आता है, और कुछ दिन पहले एजेस बीसी से भी आया था। ओके। और 2 दिन पहले इस हफ्ते में जो क्वाड्रेटिक से भी आया था। ऐसे बहुत सारा कंपनी है जिधर प्लेसमेंट होता है। तो सर मेरा तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा पीएचडी करने का मन है। ओके। तो बहुत सारे होते हैं सर ये। ओके, तो सिंपल एज ए वन लाइनर बोला जाए तो जो ये दिमाग में बैठा रखे हैं कि एसयू में प्लेसमेंट नहीं होता है, उसका सीधा खंडन है कि होता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनका क्राइटेरिया एज सच रहता है कि कोई कितना सीजीपीए रहेगा, या फिर रहता है, या फिर आपने अभी देखा नहीं, मतलब ये सब? जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट 7 और मैक्सिमम 7.5 ऐसा। ठीक है, तो 7 और 7.5 सुनने में जो बैचलर्स वाले 9+ लगा के बैठे रहते हैं ना, तो 7+5 में भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये मत समझिए अरे सर ये तो बहुत आसान है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जब आप खुद जाओगे वो बात अलग है कि आप बहुत बहुत ही ज्यादा एक मैच्योर है, और आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एकदम बूस्ट कर जाते हैं, 9 ले आते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा रहता है, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में एक बार आपने ट्रिक पकड़ लिया कि कैसे मार्क्स लाना है, तो आई थिंक आप 9 भी टच कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट 7 एज अ सिंपल स्टूडेंट जो एक सादा कॉलेज से पढ़ गया है, उसके लिए 7.5 लाना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो प्लेसमेंट का सीधा सिंपल आंसर है कि प्लेसमेंट होता है। मैं एक बार ये भी जानना चाहूंगा, ये प्लेसमेंट आपका कॉलेज कंडक्ट कराता है या फिर उसके लिए कोई एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है? किस टाइप से कौन कराता है? जैसे ये मतलब यूनिवर्सिटी का अंदर ही होता है, यूनिवर्सिटी से ही बहुत सारा टीचर्स है जो ये कराते हैं। ओके, तो बेसिकली जैसे डीयू में एक अनन्या प्लेसमेंट सेल है, ठीक है, तो वो कराती है कंडक्ट। तो इसमें आपका ऐसा कोई मतलब है कोई करके, या फिर कॉलेज ही कराता है? मतलब क्या सर, और एक बार बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ड्यू में आपका अनन्या प्लेसमेंट सेल है एक पूरा, हम्म, वो फॉर्म हम्म। फिलअप कराती है, रजिस्ट्रेशन लेती है, छोटी सी स्मॉल फीस है, उसके थ्रू वो आपको ईमेल पे जो नई कंपनी आई है उसको भेज देती है, एक ग्रुप बनता है। तो ऐसे कुछ एसयू में है कि ग्रुप बना के लोगों को ऐड करना, उसके साथ प्लेसमेंट की चीजें चल रही है उस ग्रुप में ओनली? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, बट जो हमारा डिपार्टमेंट में एक टीचर, एक प्रोफेसर तो है जो ये इसका जो ये सब मेल करता है कि ये अच्छा, इससे प्लेसमेंट है, इससे प्लेसमेंट है, तो हाँ, तो मतलब नेम नहीं है बट चीज वही है। मतलब ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशन है, बच्चे उन्हें परेशान कर देंगे, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अनन्या प्लेसमेंट सेल में हम जैसे ही, जैसे आप एमएससी में जाते हो, आप में से ही एक वोटिंग होती है, उसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो वही लोग होते हैं, तो इसलिए कोई बच्चों को परेशान नहीं कर पाता है। तो वहां ग्रुप बनाना पॉसिबल है, यहाँ नहीं है, तो वो ईमेल से कर रहे हैं, बात सेम है। ठीक है, तो दोनों तरीके से सेम है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, एचयू में पढ़ाई करते हुए सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन आपने कैसे किया? अ, इसके आंसर तो ऐसा ही होगा कि सर जो टॉपिक्स सीएसआर नेट और गेट के जो टॉपिक्स होते हैं, तो सर मैंने जो बोला कि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के जाना होगा, क्योंकि सीएसआर नेट का जो फंडा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है। गेट में तो सर ऐसा नहीं होता है, बट सीएसआर नेट में तो ऐसा ही होता है। तो सिर्फ अलग से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना पड़ेगा, और जो प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए तो टीचर्स तो है, उधर तो क्लियर हो जाएगा। और अलग से सर कुछ टॉपिक देखना नहीं पड़ेगा।
तो आपने जब नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कब से किया था, मतलब कौन से सेमेस्टर से करा था? सर मैं तो सेकेंड सेम से किया था। अच्छा, और सपोज स्टूडेंट को सजेशन देना हो तो किस सेम से करना चाहिए? सर ऑब्वियसली सर फर्स्ट सेम से, क्योंकि फर्स्ट सेम से लास्ट सेम तक शायद टोटल 4 3 ऑप्शन बार या मिल 4 जाएंगे, बार 4 मिल सेशन जाएंगे। मिल जाएगा। हाँ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक एग्जाम में जो एक्सपीरियंस होगा तो वो नेक्स्ट एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। और भी सर एक है कि जिसका नंबर जितना आएगा, सपोज सर 80 कट ऑफ होगा तो जिसका 70 आएगा तो उसके तो ऐसा करना पड़ेगा कि और भी कुछ नया नया टॉपिक्स, मतलब जो जो इस सेमिस्टर में नहीं हुआ नेक्स्ट सेमिस्टर में है, तो थोड़ा एक दो टॉपिक्स बढ़ाएगा तो उससे भी और भी सपोर्ट मिलेगा कि नंबर बढ़ेगा। ओके, तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो एमएससी के, मतलब ये तो बात उन्होंने पहले ही बोला था कि एमएससी का पूरा सिलेबस आपको नेट में हेल्प करेगा। बट यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपने एग्जाम दिया, आपके मार्क्स 80 आए, आप कट ऑफ ऑलमोस्ट 90, मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, मैं अटर कैटेगरी की नहीं कर रहा हूँ। तो यदि आप 90 में हो और 90 से एबव या फिर 100 भी चली जाती है, जेआरएफ की बात की जाए तो 100 भी चली जाती है, तो फिर उस केस में वो ये कहना चाह रहे जब आप सेकंड टाइम में दोगे तो आपके जो सेकंड सेमेस्टर के जो आपका सब्जेक्ट्स हैं वो आपके और हेल्प करेंगे। तो हो सकता है जो इस बार 80 है और आप रह गए हो कुछ मार्क्स से, शायद नेक्स्ट टाइम आप क्लियर कर दो, क्योंकि एमएससी के सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उनमें आप ये समझिए यदि आप शायद सेक्शन सी में आपका 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो ना उस सिंगल सब्जेक्ट के, आता है ऑब्वियस है, तो शायद आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सर ठीक है। हाँ, जैसे मैं इसके पहले फरवरी का एग्जाम दिया था सीजन नेट का, ठीक है। तो उसी टाइम मेरा सिर्फ 2.25 मार्क्स के लिए जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ था। तो ओके, उसके लिए मैंने जब एक दो टॉपिक्स बढ़ाया, मतलब जो थर्ड सेमेस्टर में है, तो इसलिए शायद इस बार का जो एग्जाम हुआ इसी बार तो जेआरएफ क्लियर हो गया। अच्छा। हेल्प हुआ। मैं एक ऐड करना चाहूंगा, आपने एक तो हमारा रहता है बेसिक 4 टॉपिक सीएसआई नेट के लिए, ग्रुप, रियल, लीनियर और डिफरेंशियल। ये 4 टॉपिक हम ऑलमोस्ट बैचलर से पढ़ के आते हैं, वही आता है ऑलमोस्ट। मैं मतलब एक्सक्लूड कर रहा हूं यहाँ पे मीजर थ्योरी जो रियल में ही इंक्लूडेड है। तो मीजर थ्योरी आप इसके अलावा मतलब मीजर थ्योरी भी काउंट कर लेना यदि आप पढ़ के गए हो। किस किस अदर टॉपिक जो एमएससी के हैं वो आप पढ़ के गए थे और इसके बाद आपका रैंक कितना आया? सर जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो सर थर्ड सेम में है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड सेम में मैं थोड़ा कुछ देखा था, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आते हैं सेशन नेट में, ठीक है। तो वो से हेल्प हुआ था। और भी 2-3 टॉपिक ऐसा है। हाँ, तो उनके नाम मैं जान सकता हूँ यदि आप पढ़ के गए हैं, बच्चों को बताना चाहें? जैसे टोपोलॉजी हुआ, मीजर थ्योरी ये हुआ। सर टोपोलॉजी है और फंक्शन एनालिसिस भी है, ठीक है। और नंबर 3 से एक दो क्वेश्चन आते नंबर हैं। थ्योरी से 1-2 आता है और वो उस लेवल का भी नहीं आता, आई थिंक मुझे लगता है वो हाँ बैचलर्स या फिर आपका एमएससी मतलब लोअर लाइक भी आता है, इतना हार्ड नहीं आता आई थिंक। ये सर हाँ, इजी है। तो सिंपल है कि यदि फंक्शनल और टोपोलॉजी, मीजर और एल्जेब्रा में कुछ अदर सब्जेक्ट कोई? अदर सब्जेक्ट सर फंक्शन एनालिसिस तो हमारा इस सेम में है, तो फंक्शन एनालिसिस से थोड़ा कुछ देखा था, और फंक्शन मेजर थ्योरी एंड टोपोलॉजी से मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, फील्ड तो थ्योरी, इसलिए एमएससी का जो फील्ड थ्योरी लेवल होता है। फील्ड थ्योरी सर हमारा थर्ड सेमेस्टर में है, तो फील्ड थ्योरी में नहीं देखा। ये बात, चलिए ठीक है। बट जैसे डीयू में आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फील्ड थ्योरी मिल जाएगा। डीयू का भी सिलेबस आपको नेट में बहुत हेल्प करता है। वहां देखो डीयू, मुझे नहीं पता एचयू में शुरुआत का फर्स्ट सेमेस्टर लेवल कैसा होता है, बट डीयू में बहुत खतरनाक होता है। मतलब वहां पे सीधा फील्ड थ्योरी के टीचर आके ये कहते हैं पहले ही लेक्चर में, मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला था टू बी सीरियस, टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से ओनली 10% बच्चे पास होते हैं, 90% फेल होते हैं, बैक लगता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है फील्ड थ्योरी, और ये फर्स्ट सेम में है आपके। तो जो डीयू के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो बहुत सीरियस रहे फील्ड थ्योरी को लेके। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, आप पढ़ेंगे बहुत आसान है, ठीक है, बट पूरा थ्योरेटिकल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस एक माइंड है, आपको समझ में आ गया तब।
यदि एक भी चीज आपने मिस कर दी पूरा निकल जाएगा। गलबा थ्योरी है इन क्लास में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो टफ क्यों है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फील्ड थ्योरी अलग है और गलबा थ्योरी अलग है। डीयू में गलबा थ्योरी फील्ड थ्योरी को मिला के फील्ड थ्योरी बनाया गया है, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। यदि आपको गलबा थ्योरी का मतलब समझना है कि वो इतनी फेमस क्यों है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो जो गलबा है मतलब जो मैथमेटिशियन है थोड़ा उनके बारे में आप जान लीजिएगा, आपको समझ आएगा कि वो कौन थे। और अभी आपने मतलब ओनली कैंटर को पढ़ा होगा, ठीक है, बट आगे जाके अभी गलबा मिलने वाले हैं जो आपको कह रहे भाई ये कौन था, ठीक है, वो अलग ही लेवल है, ठीक है। तो मेरे मतलब सच बताऊं, पहले मेरे को कैंटर बहुत अच्छे लगते थे, जब मैं एमएससी में आया तो मेरे को गलबा अच्छे लगने लगे, फिर और आगे बढ़ा तो और लोग अच्छे लगने लगे, तो मतलब मैथमेटिक्स अपार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ अभी कौन सा मैथमेटिशियन आपको लगता है कि बहुत बढ़िया होगा? प्योर और अप्लाइड, कोई भी आपको, आपका फेवरेट कौन होगा जिसे पढ़ने में मजा आता है? सर प्योर मैथमेटिशियन प्योर तो ठीक है, प्योर के कोई अच्छा मैथमेटिशियन सर ऑब्वियसली सर गलवा। गलवा, ओके। चलिए सीएसआईआर नेट का, जो बच्चे हमारे सीएसआईआर नेट की फ्यूचर में प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे? टिप्स सर यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करके जाना है, और कुछ टॉपिक्स जैसे और भी कुछ टॉपिक्स है जो जिससे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आता है, जैसे सर इंटीग्रल कैलकुलस से आता है, और न्यूमेरिकल से भी एक दो क्वेश्चन आता है जो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का आता है, तो ये करके जाएगा तो और भी कॉमन आएगा क्वेश्चन। ओके देन ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, तो क्या ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीएसआईआर नेट क्रैक किया जा सकता है? आपने इसके अलावा अदर कोई किसी जैसे टीआईएफआर, आईआईटी जेम या फिर गेट, इनके भी पीवाईक्यू लगाए थे या ओनली सीएसआईआर नेट के लगाए? ओनली सीएसआईआर नेट का, ओनली सीएसआईआर नेट के लगाए, उसी से आपको इतना आइडिया मिल गया कि क्या लेवल आता है? ये सर क्योंकि 4-5 साल का सीएसआईआर नेट क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस बार क्लियर हो सकते हैं, और ऑलमोस्ट कट ऑफ के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि नहीं भाई सीएसआईआर नेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ नहीं करना है, पिछले 5 साल नहीं, 5 साल आपने बहुत जल्दी लगा लिए तो 10 साल के लगा लो, डेट्स इनफ, ठीक है। तो यदि आप इसके अलावा आपके पास टाइम है तो आप लगा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लगाओ ही नहीं, आपके पास टाइम है तो आप फालतू मत बैठिए, गेट लगाइए, टिफर लगाइए, ये आपके पास एक्स्ट्रा आउट प्लस है। मतलब सिलेक्शन होने का ये रीजन नहीं होना चाहिए कि सर मैंने पीवाईक्यू वो नहीं लगा पाए थे, नेट के पीवाईक्यू इनफ है, बट आपको एक आइडिया लेना है फिर आपको देना है, ठीक है। ओके, सीएसआईआर नेट के लिए मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस खत्म है। सीएसआईआर नेट के जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? कुछ प्रॉब्लम आती है जब आप स्टडी करते हो, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी और उसका क्या सॉल्यूशन है? सर जो अभी एमएससी में है तो उसके लिए तो एमएससी का प्रोफेसर तो हेल्प करेगा ही, और जो अभी एमएससी में नहीं, मतलब जिसका एमएससी कंप्लीट हो गया तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तो जो हेल्प तो सिर्फ प्रोफेसर से नहीं मिलेगा, अभी सिर्फ फ्रेंड से और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से मिलेगा। तो जो अभी एमएससी में है तो उसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने के लिए, क्योंकि एमएससी कंप्लीट होने के बाद ऐसा फील होगा कि ये 2 साल एमएससी में कुछ नहीं हुआ, और इसके साथ कुछ आइदर सीएसआईआर नेट और गेट क्लियर हो जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे हाथ में एक एग्जाम तो क्लियर तो हो गया, तो अभी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और ना भी ले सकते हो और भी कुछ कम कर सकते हो, तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा उसी टाइम में। ठीक है, लास्ट मेरे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। लास्ट मॉडुलस से रिलेटेड है,
मॉडुलस से आप 2 ईयर से जुड़े रहे हैं, मॉडुलस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा सपोर्ट रहा यहाँ का, जो हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह कराते हैं, तो कैसा रहा आपका, मतलब हमसे आप क्या क्या जुड़े रहे, तो क्या आपने सीखा, या फिर हमने भी बहुत कुछ देखा है आपका सक्सेस देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो अपनी मतलब मैं तो मेरे बात बोलूंगा कि ये जब सर 2 साल तो नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल और 1.5 साल के थोड़ा ज्यादा। ओके ओके। तो सब 1.5 साल पहले मैं आपके साथ तो कांटेक्ट किया था, क्योंकि ये जो एसीयू जेएनयू एंड डीयू का जो एडमिशन टेस्ट होता है उसके लिए। तो सर उसी टाइम में आपका 2-3 टेस्ट दिया था, टोटल 3 टेस्ट दिया था। और उसी टाइम सर आप मेल में तो गूगल फॉर्म देते हैं, तो गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चन आता है उसी टाइम में ऐसा अच्छा, होता था। मैं एक बात यहाँ पे तो क्लियर करना चाहूंगा कि अभी हमारा खुद का ऐप है, हम उस पर टेस्ट सीरीज कराते हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया था, पहले हमारा वन स्टॉप मैथमेटिक्स से हमने टेस्ट सीरीज कराते थे, तो उस समय हमारे पास इतना साधन नहीं था कि हम किसी के थ्रू या ऐप पे या फिर प्रॉपर एक टेस्ट में करा पाए। अभी तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि इसका एक कॉस्टिंग पड़ता है। और उस टाइम हमने गूगल फॉर्म के थ्रू पेपर कराया करते थे, और उसका एक लिमिटेड टाइम हुआ करता था 7 PM। उसी वक्त हम ओपन किया करते थे, वरना कोई भी चेक कर सकता है आंसर क्या है, ठीक है। तो वो एक चीटिंग हो जाया करती थी। तो मुझे अभी भी, मैं कभी कभी देखता हूँ, वो पेपर्स अभी भी है मेरे पास, डिलीट नहीं किए हैं गूगल फॉर्म पे। तो वो हम पहले ईमेल किया करते थे, मतलब जितने बच्चे देना चाहते हैं तो उनको ईमेल कर दिया। तो हम एक फॉर्म भरवाए थे कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, और उसके बाद हम ईमेल किए थे। तो वो उनकी बात कर रहे हैं, चलिए। हाँ जी सर। तो सर उसी टाइम मैं टोटल 3 एग्जाम दिया था। तो 3 एग्जाम सर रिजल्ट तो सर बहुत अच्छा ही आया था, मैं तो नंबर नहीं बोलूंगा अभी। अच्छा ही आया था। तो उसी टाइम मेरा कॉन्फिडेंस ये बढ़ गया, कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया कि सर कहीं भी नहीं मिलेगा तो सर ड्यू में मिलेगा ही मिलेगा। और ड्यू का रिजल्ट भी सर अच्छा ही आया था सर। हाँ, ये ड्यू में सब कुछ आपका हुआ था सर रैंक आपके 7 वजह है। से ही हुआ था उसी टाइम। ठीक है। और मॉडुलस के सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सपोर्ट कैसा है? यस सर। सपोर्ट तो सर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा या क्वेश्चन में सर ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए सर आपका तो नंबर भी अवेलेबल है कॉल करने के लिए। तो मेरा जब प्रॉब्लम हुआ था उसी टाइम में मैं सर को बहुत बार कॉल किया था। तो कॉल करके परेशान करते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसके लिए सर हेल्प तो सर बहुत कुछ मिला था उसी टाइम में। हाँ, अभी भी मतलब कुछ स्टूडेंट हैं मेरे को बहुत परेशान करते हैं। तो कभी कभी मेरे को लगता है यार, ये लोग बहुत फोन करते हैं। तो वो करते हैं सर कि मैं जानता हूँ कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, बट मेरे को ना तसल्ली नहीं मिलती जब से आपके मुंह से नहीं सुन लूं कि हाँ ये बात है कि नहीं है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है, पर ठीक है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यदि आप लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मॉडुलस का एक खुद का एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है, मॉडुलस द लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अभी हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू नहीं कराते, वो हमारा बिगिनिंग था, शुरू में हम कराया करते थे। तो वो भी एक अच्छे पल थे, मैं उन्हें हमेशा याद करता हूँ। और उसमें मैं सच बताऊं तो उसमें जो स्टूडेंट निकले हैं वो आज तक मेरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे अनिर्वन जो है, मुझे सबसे ज़्यादा अनिर्वन के बारे में यदि बोलना हो तो सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि इन्होंने उस टाइम जब SU में सिलेक्ट हुए थे, जैसा कि बता रहे हैं 1.5 साल हुआ है, क्योंकि उस टाइम भी इन्होंने मैसेज करके बताया था कि सर आई एम सिलेक्टेड, ठीक है, और ऐसे ऐसे एक मैसेज लिखा था। और आज और बीच बीच में भी ये बताते रहते हैं कि सर बात होती रहती है। तो उसके बाद अभी 2 दिन पहले, जैसा कि मैंने स्टेटस भी लगाया, तो इनका मैसेज आया एकदम कि सर आई एम सिलेक्टेड इन CSIR नेट, ठीक है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्ट होने के बाद क्रेडिट देते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमने कहीं से पढ़ाई की थी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यदि सिलेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे बताते हैं, ये मैं मानता हूँ, मेरे पास अभी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया हूँ, सर मैं यहाँ हो गया हूँ। तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर बताइए कि सर हाँ आई एम सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी। जिससे देखिए, इससे फायदा क्या है, मेरा कोई फायदा नहीं है ना, मैं आप MSc दोबारा करने वाला हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ। इससे फायदा ये है
कि इन फ्यूचर मैं एक लिंक बनाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे अभी, जैसा कि आपको भी पता होगा, अभी मैंने आपसे एक बार पूछा था कि क्या ऑल इंडिया रैंक 57 वाले को जाना चाहिए या नहीं, रिसेंटली एक कॉल किया था यस मैंने सर, आपको। यस। तो इससे फायदा क्या होता है, जैसे अपकमिंग स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा मैं कट ऑफ का एनालिसिस इतना एक्यूरेट कैसे लगा लेता हूँ, वो मेरा आइडिया नहीं है, वो मेरे से टच में स्टूडेंट रहते हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि वहां क्या चल रहा है, कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस बनाता हूँ। तो आपका टच का मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, क्या इंक्रीज हुई हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, राइट। तो यदि मैं टच में रहूंगा तो जो अपकमिंग स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी मैं हेल्प कर पाऊंगा। मेरा मोटिव यही है कि जो मेरे टाइम पे मेरे को इशू हुआ, क्योंकि मैं एक टाउन एरिया का स्टूडेंट हूं और नो वन, मतलब मेरे टाइम पे ये था कि कोई जानता नहीं था मेरे सिटी में कि IIT जैम भी कुछ होता है। आप इतना समझ लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति रही होगी। और आप तो शायद BSc का हर बंदा जानता है कि व्हाट इज IIT जैम, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। तो ये खड़ा मतलब चैनल खोलने का मेन मकसद था। मेरा IIT जैम में ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि नॉलेज नहीं था। नॉलेज इन द सेंस पढ़ाई में नहीं, वो तो आप देख सकते हैं, नॉलेज इन द सेंस कि हाउ टू अप्रोच, कब से स्टार्ट करना है भाई। जैसे होता है ना, 11 कर लिया, 12th कर लिया, उसके बाद बैचलर्स करना है। तो बैचलर्स जब करेक्ट वे इज BSc के 3rd ईयर में ही IIT जैम का आप देखने लगो क्या सिलेबस है, क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि IIT जैम लास्ट में प्रोफेसर बता रहे हैं देन। तो ये सब चीज से बचने के लिए ये खोला था। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब अनिर्बन है और भी हैं SU में, आपसे भी पहले एक स्टूडेंट है, उनका तो मेरा को नाम याद नहीं रहता है, थोड़ा सा हैदराबाद के हैं वो, उनका मेरे को 17, पहले मैं ऐसे स्टूडेंट को सेव करता था 17, 18, 19, जब मेरे करीब 100 के करीब पहुंच गए तब मैंने नाम से, मैंने कहा अभी ऐसा छोड़ो। तो अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, एक उनका 17 नाम सेव किया है। फर्स्ट स्टूडेंट वही थे मेरे जो SU में सिलेक्ट हुए, तो दिस इज माई फर्स्ट थिंग कि मैं सबसे ज्यादा हैप्पी हुआ था। उसके बाद आप थे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आप थे, उनको आई थिंक 2.5 साल हो गया है ज्वाइन किया, वो सबसे पहले थे वो आपके। उसके बाद आप, फिर सिंधे सुयोग विजय ऑल इंडिया रैंक 1, इस साल हमारे किशन मेहर है ऑल इंडिया रैंक 3। तो बहुत खुशी की बात होती है, लगातार 4 ईयर में टॉप रैंकर्स हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो जरूर बताएं, जिससे कांटेक्ट बना रहे। और MSc के बाद आपको सपोज आप MSc में ले लेते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, तो उसमें भी है, ऐसा नहीं कि MSc एंट्रेंस आपने कर लिया बस कट हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग मिले हुए हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। चलिए, और आप यदि IIT जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉडल्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लो प्राइस पे आपका मॉडल्स का टेस्ट सीरीज है, 299 में। आपको सिर्फ अभी ऑफर चल रहा है, आप जाइए उसको लीजिए, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आपको कोई इशू होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिए गए, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अनिर्बन, अपना कीमती टाइम देने के लिए। और मैं यहाँ पे लास्ट में ये मेंशन करना चाहूँगा, इसके लिए भी आप लोग जरूर इन्हें थैंक यू बोलिए कि ये इंटरव्यू दोबारा शूट हो रहा है, और वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि ये पूरा शूट हो चुका था 2 दिन पहले, बट स्टिल मैं इनको क्रेडिट करना चाहूँगा। आई एम रियली सॉरी अनिर्बन कि इनका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ए वेबसाइट एरर, ठीक है। बट ठीक है, स्टिल मैं इसीलिए इनका फैन हूँ, क्योंकि मैं अब कहना नहीं चाहूँगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आप सभी लोगों को यदि इंटरव्यू लगा हो अच्छा, और जरूर मैं आप सभी अपने बिहाफ पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थैंक यू जरूर बोलिएगा आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अनिर्बन। चलिए फिर इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, एंड फिर उसी के साथ अंत करते हैं, ठीक है। सर आपको तो सर थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, ये इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है, फिर और कुछ करें फिर ऑफ? जी सर, ठीक, थैंक यू सो मच। ओके।